हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा दीक्षित स्वागत करती हूँ आपका करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा हिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी अपनी लास्ट क्लास में, है ना। और गुलाम वंश और खिलजी वंश हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए पार्ट 1, तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है बच्चा, जो टाइम पीरियड है वो है 1320 से लेकर 1413 तक। यानी कि अगर हम बात करते हैं, रेड ले लें, पर्पल ले लेते हैं इसको, और इसको रेड ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम तुगलक वंश की बात करते हैं तो 1320 से लेकर 1413 तक का इसका जो काल पीरियड है वो रहता है, ठीक है। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश था। तीसरा, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश और तीसरा हमारा कौन सा, तुगलक वंश। अब कह रहे हैं कि 1320 से 1414 ईस्वी तक अगर हम देखते हैं तो इसका लगभग शासन रहा है 1413 1414, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम पीरियड हमेशा मंथ में बीच में एंडिंग होती है और 12 महीने में मंथ के बीच में किसी में भी एंडिंग हो जाए तो वो सन काउंट कर लेते हैं, ठीक है। संस्थापक की अगर हम बात करें, भाई किसने इस वंश को बसाया या स्टेब्लिश किया, तो हम कह सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जिसका एक और नाम गाजी मलिक भी मिलता है। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी, ठीक है। अब देखो शॉर्ट फॉर्म क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे चल के जब हम लोग फिरोज शाह तुगलक पढ़ेंगे तो मैं नाम यूज करूंगी एफएसटी, ठीक है। जब मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे तो मैं यूज करूंगी एमबीटी, है ना। तो इस तरीके से ये जो शॉर्ट नाम है ये बार बार आएंगे, तो आप याद रखिएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, 1320 में खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे उसकी हत्या कर दी गई और फाइनली जो था वो तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है 1320 में, 1320 में। अब देखो, अब इसके बाद क्या हुआ होता है, जो एक व्यू ओवरव्यू ले रहे हैं कि कैसे कैसे चीजें आगे चलती हैं। तो फिर मोहम्मद बिन, उसका पुत्र जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक आता है। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के साथ यह वंश अपने चरम सीमा पर पहुंचता है और बाद में तैमूर इस पर आक्रमण करते हैं और इस वंश को कमजोर कर देते हैं और फाइनली 1413 या 1414 में आके इस वंश का पतन हो जाता है। ये एक ओवरव्यू है इस पूरी सल्तनत के तुगलक वंश का, ठीक है। यहाँ जितना भी आप ये एरिया देख रहे हैं ये सारा का सारा हमारा तुगलक वंश ने पूरा ऑक्यूपाइड कर रखा था। ये वाला एरिया पूरा पूरा हमारा तुगलक वंश ने ऑक्यूपाइड कर रखा था। तो ये एक ओवरव्यू था तुगलक वंश का। अब एक एक करके चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इनके संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्होंने साम्राज्य की अपनी स्थापना करी। चलिए देखिए, तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक, तो सबसे पहला नाम मिलता है हमारे जीएसटी का, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश के संस्थापक, पहला क्वेश्चन कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, आपका आंसर होगा कि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और उसका दूसरा नाम क्या था, उसका दूसरा नाम था गाजी मलिक। कब किया, तो 1320 ईस्वी में किया भैया, 1320 ईस्वी में। एंड गयासुद्दीन तुगलक अपना नाम, एक उपाधि दी उसने, अपना नाम रखा और उस रूप में वो सिंहासन पर बैठा, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहे हैं कि कुछ समय इसने शासन तो किया 1325 ईस्वी तक, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र, क्या नाम था उसका, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, वो गद्दी पर बैठा और तुगलक के अधीन दिल्ली सल्तनत और अधिक सुदृढ़ हो गई। कह रहे हैं कि जब एमबीटी का टाइम आया तो जो दिल्ली की सल्तनत थी वो एकदम चरम सीमा पर, हाई लेवल पर पहुंच गई, एमबीटी और एफएसटी दोनों के ही काल में। कई बाहरी क्षेत्रों को सल्तनत के सीधे नियंत्रण में ले लिया गया, युद्ध भी नहीं किया गया, सीधे के सीधे उन पर ऑक्यूपाई कर लिया गया और बस अपनी सल्तनत में मिला लिया गया, उनकी टेरिटरी हड़प ली गई। उन्होंने तुगलकाबाद के किले वाले शहर का निर्माण कराया जो राजधानी और रक्षा के लिए बनाया गया एक मजबूत किला था। पूछा जाता है क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से, कि तुगलकाबाद का जो किला है उसका निर्माण किसने कराया, उस शहर का निर्माण किसने कराया, ठीक है। तो आंसर इज एमबीटी ने कराया। तो इस तरीके से क्या है, चीजें जो है
चलती रहती हैं और एक के बाद एक जो शासक है वो उसको चरम सीमा पर ले जाता है और वही उसको पतन की तरफ भी ले जाता है। तो आगे इनके बाद वाले जो शासक हैं वो इसको सब पतन की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं अपनी किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। अब एमबीटी पढ़ेंगे, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो, अपने पिता की मृत्यु के बाद वह दिल्ली का सुल्तान बना। पहला पॉइंट है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद वह दिल्ली का सुल्तान बना। तो कुछ जो लेखक हैं, कुछ जो इतिहासकार हैं, उनका मानना ये था कि इसने ही अपने बाप की हत्या करवा दी थी, है ना। तो उसके पीछे की एक स्टोरी मिलती है। क्या है कि कुछ जो हिस्टोरिकल जो हिस्टोरियन है ना, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हो सकता है कि इसने राजपाट के लालच में अपने बाप की हत्या कर दी। तो उसके पीछे की एक स्टोरी मिलती है इसकी पिता की मृत्यु से रिलेट करके। कैसे कि जहां पर भी कोई भी अभियान होता था, गयासुद्दीन तुगलक इसके जो पिता थे वो अपने बेटे को ही भेजते थे कि जाओ, क्योंकि उनको अपने बेटे की काबिलियत पे पूरा विश्वास था कि भाई हमारा बेटा जाएगा तो जीत के ही आएगा। तो भेज दिया कि भाई वहां पे युद्ध हो रहा है या वहां पे ऐसा ऐसा है, तुम जाओ जीत कर आओ। ठीक है, तो 2-4 जगह इसको भेजा और ये जीत भी हासिल करके आया, क्योंकि बहुत पावरफुल भी था, है ना, बहुत अच्छी रणनीतियां थी इसके पास में और पावरफुल तो था ही था। उसके बाद एक बंगाल में अभियान होता है। बंगाल में कुछ लोग क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, विद्रोह कर देते हैं, बंगाल की बात है ये। अब भाई दिल्ली में शासक है इनका, दिल्ली में शासन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं और बंगाल में विद्रोह हुआ तो जाएंगे बंगाल, है ना। तो जब बंगाल जाएंगे तो ये सोचेगा कि भाई इस बार भी पापा जी क्या करेंगे, हमें भेज देंगे कि जाओ भाई तुम जीत के आओ और तुम लड़के आओ और धन वन लेके आ रहा हो बहुत सारा, है ना। तो क्या होगा कि इस बार इनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है, इनके पिताजी का। तो पिताजी कहते हैं नहीं, इस बार तुम नहीं जाओगे, इस बार हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी जो हमारे गयासुद्दीन तुगलक जी थे वो चले जाते हैं और इसके जो अरमानों पे है वो पानी फिर जाता है। इसने सोचा कि भाई मैं सब जगह से जीत के आऊंगा तो एक दिन बादशाह मैं ही बन जाऊंगा, है ना। माइंड सेट था वो उनका। यहाँ पे क्या था कि जब वो गए तो भाई थोड़े दिन तो लड़े, है ना। तो तब तक का जो शासन का एक कहते हैं ना कि अगर बाप घर में नहीं है तो तब तक घर की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, बेटा निभाएगा, है ना। तो सेम चीज थी कि जब पापा जी गए बंगाल का विद्रोह रोकने के लिए, तब तक दिल्ली की जो सारी जिम्मेदारियां थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो कौन निभा रहा था, वो एमबीटी निभा रहा था, है ना। तो जब एमबीटी ने इस चीज का जो स्वाद था, सत्ता का जो स्वाद था वो चख लिया, तो उसको क्या लगा कि अब तो भाई मैं हूं, मैं ही राजा बनना चाहिए, पापा जी तो गए भाड़ में। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो पापा जी जो लौट रहे थे, जब उन्होंने बंगाल का विद्रोह दबा दिया, तो वो जब लौट रहे थे, दिल्ली आ रहे थे, उसने सोचा कि यार अब तो नींद नहीं आएगी रातों में, क्या करें क्या करें। तो उसने क्या किया कि एक मंच बनवाया, है ना, एक मंच बनवाया और उसका जो नीचे की जो लकड़ियां और जो वो था नीचे का बेस, वो उसने बहुत ही कमजोर लकड़ियों का तैयार करवाया, बहुत ही कमजोर बेस तैयार करवाया। क्यों, जान पूछकर कि पापा जी इस मंच पे चढ़ेंगे और भाषण देंगे, भाई जीत के आए हैं तो भाषण तो देंगे, अपनी बड़ाई तो करेंगे, भाई हमने ये करा, हमने वो करा, है ना। तो वो क्या करेंगे, जब उसके ऊपर चढ़ेंगे तो वो नीचे से गिर जाएगा और वो फाइनली पटक के उनकी डेथ हो जाएगी। तो फाइनली ये मिलता है, इतिहासकारों ने ये लिखा हुआ है कि इसने अपने पिताजी की हत्या ऐसे की और फिर फाइनली जब इसके पिताजी मर गए तो ये दिल्ली की गद्दी पर फाइनली सुल्तान बन के बैठ गया। तो ये कहानी मिलती है इसके पीछे। आगे देखो, कह रहे हैं कि सुल्तान राजत्व के देवी अधिकार सिद्धांत में विश्वास रखता था। भाई बहुत ही उदार हृदय का कह सकते हैं इसको, उदार नीति का पालन करते हुए उसने जाति पंथ धर्म से परे अधिकारियों की नियुक्ति की, है ना। कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इस बेस पे लोगों को नौकरियां देते हैं, लोगों को अपने घरों में रखते हैं या लोगों से व्यवहार बनाते हैं कि वो हमारे धर्म का है या नहीं, वो हमारी जाति का है या नहीं। पर ये सब जो सोच रहा है ये सबसे परे, है ना, क्योंकि ये भाई इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये हर धर्म को वैल्यू कर रहे हैं। ये इसकी सबसे बड़ी जो एक नीति कह लो या इसका बड़प्पन कह लो, है ना। तो जो लोग हैं, जो जनता है, वो इससे इंप्रेस हो जाएगी। हिंदू हिंदू जनता तो इंप्रेस होगी होगी। क्यों, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा सफर दूसरे धर्म के लोग ही करते हैं किसी भी सत्ता में। अगर उनकी सत्ता है तो भाई उनका राजपाट है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दूसरी जाति के लोग हैं वो सफर करना थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि उनको भी उच्च पदों पर अधिकारियों की तरह नियुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, है ना, अधिकारियों की नियुक्ति शुरू हो जाएगी। उसने अपनी हिंदू प्रजा के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया। ये इसकी सबसे अच्छी पॉलिसी थी। इसने सबसे ज्यादा हिंदू जो
जनता थी उसके लिए अपने दिलों उनको उनके दिलों में अपनी जगह बनाई, ये कह सकते हैं। किस चीज से? कि इसने कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया। ठीक है, अब कहते हैं कि उसने विजय की नीति जो अपनाई है ना, उसमें कौन कौन सी जगह शामिल थी? तो खुरासान, नगरकोट, काराजाल, मेवाड़, तेलंगाना, मालाबार, है ना, बाकी सब जगह अपने अभियान दल भेजे और कई एशियाई देशों के साथ भी राजनीतिक संबंध स्थापित किए, है ना। अब क्या कर रहे हैं हम, जैसे आज की डेट में विदेश मंत्री है ना, जगह जगह पे जाके क्या करेगा, सब जगह जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ऐसे ऐसे है ना, उनके साथ संबंध बनाएगा। तो सेम चीज है, ये भी राजनीतिक जो संबंध है उनको स्थापित करने के लिए बहुत सारे दलों को भेज रहा है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगहों पर भेज रहा है, ताकि क्या हो, ताकि जब युद्ध का टाइम आए तो वहां से हमें सपोर्ट मिल सके। ठीक है, उसका साम्राज्य मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे व्यापक था। पूरे मिडाइवल हिस्ट्री की बात हो रही है, सबसे ज्यादा उसका जो माना गया है, उसका जो साम्राज्य है सबसे ज्यादा व्यापक माना गया है, मतलब जो एक्सपेंड था, है ना, वो सबसे ज्यादा उसने करा था अपने काल में। उसने बेगमपुरी मस्जिद के साथ साथ जहांपना का शाही निवास भी बनवाया। पूछा जाता है ना, ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सा? कि उसने बेगमपुरी मस्जिद भी बनवाई और उसके साथ साथ जहांपना का शाही महल भी बनवाया। महल कह लो या निवास कह लो, एक ही बात है ना, महल कह लो या निवास कह लो, दोनों एक ही बात है। अब देखो क्या, अब इसके बाद की कहानी कहाँ जाती है भाई? इसके बाद की कहानी है फिरोज शाह तुगलक की, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके सारे जो हमारे सुल्तान है वो पढ़ने के बाद फिर इनको कंपैरिजन करेंगे इन सब का, कि भाई एमबीटी किस तरीके से फेल हुआ, किस तरीके से सक्सेस हुआ, फिर एफएसटी की बात करेंगे कि वो किस तरीके से अपनी चीजों में फेल हुआ, किस तरीके से सक्सेस हुआ। तो फिर हम एक कॉमन तरीके से चीजें पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से अपने सुल्तानों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो देखो, मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, है ना, ये 1351 में सिंहासन पर बैठा और वर्ष 18 देखो 1388 तक इसने शासन किया। हालांकि सुल्तान जो था, ये वाला जो सुल्तान था, वो एक सक्षम सैन्य नेता नहीं था। कह रहे हैं कि सेना में उसका कोई इतना रुचि नहीं थी और वो सक्षम भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह शहरों, स्मारकों और सार्वजनिक भवनों का एक महान निर्माता था। लेकिन उसने सबसे ज्यादा सार्वजनिक भवनों, स्मारकों और शहरों का निर्माण किया। ठीक है, अब देखो, सुल्तान ने गैर सुल्तानों पर भी कर लगाया, है ना, इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत 4 कर लगाए। 1361 में जाजनगर, यानी जो उड़ीसा में है वो, और उसके अभियान में प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर को भी नष्ट कर दिया। अब देखो, हमने उस टाइम पे पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया 17 बार, है ना, तो उसने कहां कहां सोमनाथ मंदिर को लूटा और इस तरीके से बहुत सारे मंदिरों को लूटा और बहुत जगह पे आक्रमण किया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जगन्नाथ मंदिर को नष्ट किसने किया, है ना, तो आपका आंसर होगा एफएसटी, है ना। तुगलक वंश के कौन से शासक ने? फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट किया था। ठीक है, कब किया था? 1361 में, है ना, जाजनगर उड़ीसा, और दूसरा हमारा जो उसका था अभियान, जगन्नाथ पुरी मंदिर में, है ना, उड़ीसा। आगे देखिए, फिरोज शाह की उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये भी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनता है। देखो, फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु प्रमुखता से कार्य किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। प्रमुखता, क्या क्या प्रमुख इन्होंने भाई काम किए? देखो, तो पहला प्रमुख काम इन्होंने क्या किया कि दीवाने खैरात की स्थापना की। अब दीवाने खैरात, है ना, बोल देते हैं ना कि ये चीज तुम्हें खैरात में मिली है क्या, तो खैरात वर्ड का मतलब क्या है? भीख में मिली है क्या, है ना, दान में, भीख में, ऐसे। तो यहाँ से खैरात वर्ड जोड़ लो, उठा दो, और अगर पूछा जाए कि दीवाने खैरात क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर इज दान, है ना। दान के लिए कार्यालय बनाया कि लोगों को क्या मिल सके, लोगों की जरूरत की चीजें उनको दान में मिल सके। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कहता है कि दीवाने बंदगन ये किस विभाग के लिए, क्या विभाग है ये, और ये क्यों बनाया गया, है ना। तो हम आंसर करेंगे गुलामों का विभाग है। यहाँ पे गुलाम जो थे वो स्टे करते थे, वो रहते थे, दीवाने बंदगां। अब देखो, सराय, विश्राम घर, है ना, सराय
ऐसे ऐसे कई कई बारी होते हैं ना, रेन बसेरा क्या बोलते हैं, कि जहां जहां पे लोग, जो गरीब लोग हैं, वो अपनी रातों को कंबल फ्री में देती है सरकार, और है ना, ठंड ना लगे उड़ने के लिए और रहने के लिए भी जगह देती है, रेन बसेरा टाइप। तो वैसे ही उसने विश्राम घर बनवाए व्यापारियों और अन्य यात्रियों के लाभ के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि विश्राम गृह किस शासक ने अपने काल में बनवाए थे। 4 नए शहर बसाए। कौन कौन से 4 नए शहर बसाए? तो अपने ही नाम पर फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार, ये चारों नगर पूछे जाते हैं 4th क्वेश्चन में। आप ये याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि फिरोजाबाद किसने बसाया, आंसर इज फिरोज शाह ने बसाया। फतेहाबाद किसने बसाया, आंसर इज फिरोज शाह ने बताया। जौनपुर किसने बसाया, आंसर इज फिरोज शाह ने बताया। एंड हिसार किसने बताया, आंसर इज फिरोज शाह ने बताया। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। आगे देखिए, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, कि सबसे ज्यादा अगर नहरों का निर्माण हुआ है तो इसी काल में हुआ है। नहरें किस लिए उपयोगी हैं लाइफ में? नहरें जो उपयोगी हैं, कैनाल सिस्टम जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, वो किस लिए? सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए उपयोगी है ना, ताकि भूमि का हर एक टुकड़ा पानी से क्या हो सके, है ना, उसकी सिंचाई हो सके, इरिगेट हो सके। तो सेम चीज है यहाँ पे, यमुना से लेकर हिसार तक का जो था, है ना, उसने नहरों का निर्माण कराया ताकि वहां की जो भूमि है वो उपजाऊ रह सके। सतलुज से लेकर घग्गर तक उसने नहरों का निर्माण कराया, और घग्गर से फिरोजाबाद तक भी उसने नहरों का निर्माण कराया। अब देखो, अब यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक का खत्म है, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग कुछ चालू है। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने कुछ पॉइंट उठाए हैं एमबीटी के। मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने तांबे और पीतल के सिक्के जारी किए थे, तांबे और पीतल के सिक्के, जिन्हें सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य घोषित किया गया। यहाँ ये लोग देख सकते हो आप लोग, ये जो सिक्का है, ये जो है वो एमबीटी के काल में चलाया गया था, और इसका जो मूल्य है था, तो ये किसका, तांबे का और पीतल का, लेकिन इसका बच्चा जो मूल्य था वो किसके बराबर था? वो सोने और चांदी के मूल्य के बराबर था, सोने और चांदी के मूल्य के बराबर था। अब देखो, अगर हम कागज का हम लोग, जैसे आज की डेट में कागज के पैसे नोट चलते हैं, है ना, जो हमारी करेंसी है वो कागज की है, लेकिन अगर उस कागज पर हमने 2000 का नोट बनाया है, यानी कि एक करेंसी के फॉर्म में हमने उसको 2000 का नोट बना दिया, और उसके बदले में हम चांदी का एक छोटा सा सिक्का ले लेंगे, जिसकी वैल्यू हम लोग 500 रुपए रख देते हैं। छोटा सा सिक्का है लेकिन वो 500 का है, और जो कागज का नोट है वो 2000 का है। तो अगर हम दोनों की वैल्यू चेक करें, वैल्यू दोनों की, करेंसी की जो वैल्यू है, वो तो भाई चांदी की वाली सिक्के की 500 रुपए है, नोट वाले की 2000, यानी कि नोट वाले की ज्यादा है। लेकिन अगर खुद की वैल्यू नोट करें इस चीज में, अगर हम देखें कि हमारी खुद की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर नोट की, यानी नोट कागज से बना है तो उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन चांदी के सिक्के की खुद की भी वैल्यू है। उस चांदी को हम लोग क्या दूसरे फॉर्म में चेंज करके कुछ और इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसकी चांदी की खुद की वैल्यू है, उस पर जो अमाउंट लिखा है उसकी वैल्यू तो है ही है 500 रुपए, लेकिन उस चांदी की खुद की वैल्यू भी है, यानी कि जो मेटल है उसकी खुद की वैल्यू भी होती है। मेटल क्या, कोई भी चीज हो, उसकी खुद की वैल्यू भी होती है। तो सेम चीज है कि अगर हम तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के बनाए, तो अगर हम तांबे और पीतल के, जैसे ये तांबा है ये पीतल है, ठीक है, और इन पर जो वैल्यू है, इन पर जो वैल्यू लिखी है वो उतनी ही लिख दें जो चांदी के और सोने के सिक्के पर लिखी है, उतनी ही वैल्यू इन पर लिख दें, तो ये चारों चीजें बराबर हैं, यानी 50 इस पे लिख दी, ये 50 रुपए है, 50 इस पे लिख दिए, इस पे भी 50 रुपए लिख दिए, और इस पे भी हमने 50 रुपए लिख दिए। तो ये चारों ही सिक्के अपनी जो एक वैल्यू है वो समान रख रहे हैं, है ना, करेंसी की वैल्यू, लेकिन जो पीतल और तांबा है वो सस्ता होगा, उनकी जो मेटेलिक वैल्यू है, मेटल की वैल्यू है वो सस्ती होगी, लेकिन सोने और चांदी की खुद की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी, है ना। तो इसने यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में नहीं लाया, और इसने क्या शुरू कर दिया, इसने चांदी और सोने के सिक्कों के मूल्य के बराबर ही तांबे और पीतल के सिक्के चलाना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसको पता तो था कि भाई चांदी और सोना महंगा है तो उसको सेव करके रखेंगे, लेकिन समान वैल्यू के सिक्के हम लोग दूसरे मेटल के चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन
असफलता क्या हुई, है ना, ये असफल हो गया, यहाँ पे सफल नहीं हो पाया भाई इस चीज में, याद रखिएगा। इसने काम तो किया लेकिन ये उसको सफलता नहीं मिली। अब असफल क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है, तो लोगों ने इन सिक्कों पर भरोसा ही नहीं किया। जो दूसरी मेटल के सिक्के थे उन्होंने उस पर भरोसा ही नहीं किया, उन्होंने सोचा कि ये नकली है ना, उन्होंने कहा ये नकली है। अपनी सोने चांदी वाली मुद्रा ही उन्होंने बचाई, और जो नकली थे, मतलब ये सोचकर कि ये जो चल रहा है ये नकली है, सोने चांदी को सेव करके रखो, हमारे बाद में काम आएंगे। और जो नकली वाले थे उनसे क्या कर रहे थे, उनसे वो टैक्स पे कर रहे थे, उनसे वो क्या कर रहे थे, उनसे वो टैक्स पे कर रहे थे। यानी कि अगर हमारे पास पैसा है और हमें ये पता है कि हमारे मेटल की वैल्यू ज्यादा है, तो हम जो सस्ता वाला मेटल है उसको दे देंगे कि भाई सरकार तो एक्सेप्ट तो कर ही रही है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही तो चलाए जा रहे हैं सिक्के, है ना। तो जैसे हम ये मान लें कि कोई आज की डेट में चांदी के सिक्के चल रहे हैं और एक थोड़े से लोहे के सिक्के चल रहे हैं, तो जो लोहे के सिक्के हैं वो तो हम चलन में ले लें कि भाई इसको दे दो उसको दे दो, टैक्स पे कर दो, है ना, चीजें खरीद लो। और जो चांदी के सिक्के हैं वो हम सेव करके रखेंगे, क्योंकि हमें पता है उसकी खुद की वैल्यू भी काफी आगे चल के होगी। जैसे गिन्नियां है ना, किसी किसी के पास सोने की गिन्नियां हैं तो उसने सेव करके रखी, उसने उसको यूज नहीं किया, और जो लोहे के सिक्के थे उनको यूज किया। तो वैसी सेम चीज, लोग भी होशियार थे भाई, जब आप होशियार हो तो लोग भी तो होशियार है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो टैक्स पे कर रहे हैं वो सस्ते वाले सिक्कों से कर रहे हैं, और महंगे वाले सिक्के जो है वो बचा रहे हैं। अब देखो सारी सस्ती धातु के सिक्के इस्तेमाल में आ रहे थे, जिससे ये नीति विफल हो गई। अगर हम ये कहें कि इस नीति के विफल होने का क्या कारण था, तो हम ये कह सकते हैं कि यही कारण था, क्योंकि भाई आप होशियार हो तो लोग भी होशियार हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात, आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी ये है कि फिरोज शाह के द्वारा कुछ लगाए हुए हमारे पास टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस से भी क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है क्या, कि खराज नामक टैक्स जो था, खराज नामक जो टैक्स था वो क्या था। तो देखो भूमि कर था भाई, किस पर लग रहा था, ये पहली चीज हमारी लैंड टैक्स था, लैंड पर लग रहा था। एंड भूमि की उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, यानी कि आपको अपने 100% में से 10% जो है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा है जकात, जकात जो था वो मुसलमानों से संपत्ति पर वसूला जाता था, और उसका जो था वो कितना था, 2.5%, यानी कि 100% का आपको यहाँ पे 2.5% देना पड़ेगा। उसका नाम क्या था, जकात, और किस पर, संपत्ति पर वसूला जाने वाला टैक्स था। तो याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस कभी नहीं, अगर आपको याद आ पाए, डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जकात में ये वाला पॉइंट भूमि वाला कर लगा दें, और खराज में क्या लगा दें, संपत्ति कर लगा दें। तो याद रखिएगा जो जकात है वो संपत्ति कर है, और जो खराज है वो भूमि कर है। हालांकि भूमि भी एक संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति ऐसी भी हो सकती है कि जैसे हमारे पास कोई घर है ना, हमारे पास बहुत सारे गहने हैं, है ना, उस टाइप से संपत्ति, है ना। चलिए अब देखो खम क्या है, खम लूट, अगर किसी ने लूट की है, अगर कोई लूट करके आया है तो उसका 5वें हिस्से पर कब्जा, है ना, 1/5वां हिस्सा सैनिकों के लिए छोड़ दिया गया। उसको अगर कोई लूट करके लाया है तो उसका 5वां हिस्सा भाई टैक्स पे जाता था, वो हमें चाहिए, है ना। अन्य कर, सिंचाई कर लगते थे, उद्यान कर लगते थे, चुंगी कर लगते थे, बिक्री कर लगते थे। अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं तो आप पर बिक्री कर लगेगा। अगर आप इरिगेशन कर रहे हैं, उनका पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि नहरें तो उन्हीं की खुदवाई हुई थी, है ना, नहरें तो उन्हीं ने बनवाई थी भाई। जो शासन काल की जो व्यवस्था है, जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट है, कोई हाईवे बना दे, है ना, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स वसूलेगी जनता से, नॉर्मल सी बात है। तो जब सिंचाई के लिए नहरें ये बना रहे हैं तो टैक्स भी इन्हीं को देना पड़ेगा, जनता देगी टैक्स, है ना। और उद्यान कर, मतलब अगर किसी ने गार्डन बनाया है तो भाई, जैसे आज की डेट में कोई बहुत बढ़िया अच्छा सा गार्डन बना दिया, जैसे रोज गार्डन है, उसका टिकट लगा दिया कि भाई 10 रुपए और 15 रुपए या 20 रुपए इसका टिकट भी होगा, तो एज ए टैक्स ही तो वसूल रहे हैं वो। टिकट का मतलब क्या है कि इसको घूमने का आप पर क्या लगेगा, पैसा लगेगा, उसी को तो टैक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे, आगे क्या कह रहे हैं, एमबीटी के जो कुछ थोड़े बहुत और भी रूल्स थे जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं, उनसे क्वेश्चन करेंगे। देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब एमबीटी हमारा शासक के रूप में आया, तो उसने बहुत सारे साहसिक प्रयोग किए। ठीक है, कृषि में गहरी रुचि दिखाई, सबसे ज्यादा अगर हम उसका देखते हैं तो उसका जो एग्रीकल्चर का जो पार्ट था उसने उसको बहुत ज्यादा सीरियस लिया। कैसे लिया, कृषि वाले पार्ट को भाई बहुत ज्यादा सीरियस लिया। उसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद जो सबसे
विवादास्पद कदम उठाया वह क्या था, राजधानी को दिल्ली से, है ना, बदलकर दौलताबाद स्थान। अब देखो इसके पीछे की भी एक कहानी है। क्या कहानी है? इन्होंने कहा कि दिल्ली में थे, उन्होंने कहा दिल्ली तो हमारी है ही है, एक काम करते हैं महाराष्ट्र चलते हैं। कहाँ चलते हैं? महाराष्ट्र चलते हैं। और महाराष्ट्र में ही एक जगह थी जिसका नाम था, देखो, देवगिरी। देवगिरी कह लो या देवगिरी गिर कह लो, ठीक है, एक ही चीज है। बाद में इसी देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा गया बच्चा? दौलताबाद रखा गया। तो इन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ से जो है ना वो अच्छे से ऑपरेट चीजें हो नहीं पा रही, एक काम करते हैं महाराष्ट्र चलते हैं, है ना, दिमाग सनक गया थोड़ा सा, ऐसे मान लो। तो इन्होंने ये जो राजधानी शिफ्ट की अपनी, है ना, राजधानी जो थी इन्होंने शिफ्ट कर दी कहाँ पे? दिल्ली से देवगिरी या फिर दौलताबाद, आज की डेट में दौलताबाद, ठीक है, महाराष्ट्र में है ये। तो इन्होंने, अब देखो, अब इससे और इससे जाने का जो कितना किलोमीटर है ये? 2500 किलोमीटर। तो आप खुद ही सोचो कि इतनी दूर अगर आप जा रहे हो और मेन मेन लोग ले जा रहे हो, पूरी जनता तो नहीं जा सकती कि पूरी दिल्ली खाली कर दो और दौलताबाद में शिफ्ट हो जाओ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेन मेन जो लोग थे इसके साथ वाले, वो कुछ कुछ गए, तो कुछ जो लोग थे जैसे काम के लोग थे, तो कुछ रास्ते में मर गए। भाई इतनी 2500 किलोमीटर दूर अगर आप जा रहे हो, रास्ते में पहले ट्रेन वगैरह तो थी नहीं, एरोप्लेन तो था नहीं, है ना, जाएंगे कैसे भाई? रोड जाएंगे, चलते हुए जाएंगे, घोड़े गाड़ियों से, है ना, ऐसे हाथियों से। तो क्या हो रहा है कि लोग आधे ही मर जा रहे हैं रास्ते में। फिर अचानक से क्या हुआ, और सबसे बड़ी, चलो एक बार शिफ्ट भी कर दी तो इंसान अपने क्या कहते हैं उसको, अपने डिसीजन पर कायम तो रहता है। बट इन भाई साहब ने क्या किया कि 2 साल बाद इनका दिमाग घूम गया फिर से। इन्होंने कहा नहीं, अब ये गलत डिसीजन था हमारा, हम दोबारा सही करेंगे इसको। क्या? हम दिल्ली दोबारा शिफ्ट करेंगे। अब ये दिल्ली दोबारा फिर से 2500 किलोमीटर लोग आ रहे हैं इनके पीछे पीछे, है ना, और फिर से ये दिल्ली आ रहे हैं, तो फिर से जनता मर रही है। तो जनता जो थी वो थोड़ी सी क्या हो गई यहाँ पे, फ्रस्ट्रेट हो गई इनसे। किससे? एमबीटी से। क्योंकि थोड़े से ये एक्सपेरिमेंट वाले काम कर रहे थे कि भाई ये करके देख लेते अच्छा है कि नहीं है, फिर ये करके देख लेते अच्छा है कि नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पे हुई, है ना। तो स्थानांतरित करना, तभी इन्होंने कहा है, जो इतिहासकार है वो सबसे सही बात कहते हैं, कह रहे हैं कि ये इसका जो कदम इसने जो उठाया वो बहुत ही विवादास्पद था। विवादास्पद का मतलब कि उसको खुद को ही समझ में नहीं आया कि क्या सही है क्या गलत है, ये सही रहेगा मेरे लिए या गलत रहेगा, ठीक है। राज्यारोहण के तुरंत ही बाद, अब देखो, केवल उच्च पदों पर इसने शेखों, रसोइयों और उलेमाओं को दौलताबाद जाने की आवश्यकता थी। इसने कहा कि केवल उच्च वर्ग के जो लोग हैं, जो जैसे रसोइये हैं, भाई खाना तो चाहिए, अगर रसोइये नहीं जाएंगे तो खाना बना के कौन खिलाएगा, है ना। जो उलेमा मतलब धर्म की जानकारी देने वाले। जब हमारे साथ यही लोग नहीं होंगे जो मेन है, तो फिर हमें, है ना, आगे कैसे हमारी चीजें चलेंगी। शेख जो हुए, इन्होंने कहा कि बाकी सबकी आबादी दिल्ली में ही रहने दो, लेकिन इनको मेन लोगों को हम ले चलते हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इन मेन लोगों से भी जो कुछ ले गए, वो उनमें से भी रास्ते में मर गए, है ना। तो उसको घाटा ही हो गया। अब देखो, अब कह रहे हैं कि इस वजह से क्या हुआ, लोगों के बीच में असंतोष बढ़ा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लोगों को मिला नहीं। क्यों? क्योंकि चीजें खराब थी, है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एहसास के कारण, और इस एहसास के कारण तो जो दक्षिण और उत्तरी क्षेत्र थे उनको नियंत्रण में लेना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया, है ना। तो अब इसने क्या किया, मोहम्मद बिन एमबीटी ने दौलताबाद को राजधानी बनाने का फैसला किया। और वहां से, अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई कि दौलताबाद से दोबारा से 2 साल बाद उसने दिल्ली शिफ्ट कर लिया, है ना। इसने संचार व्यवस्था को सुधार कर उत्तर और दक्षिण भारत को एक साथ लाने में मदद की, ठीक है। संचार व्यवस्था कैसी कि भाई, संचार व्यवस्था का मतलब जैसे आज की डेट में डाकिये काम करते हैं, डाकिये, जैसे हम लोग फोन पे है, तो जैसे आप फोन चलने लगे हैं, है ना, ईमेल भेज दो या फोन पे बात कर लो, मैसेज सेंड कर दो। पहले क्या होता था, चिट्ठी चलती थी। तो जो डाक व्यवस्था थी, सेम वही व्यवस्था उस टाइम पे उसने फॉलो की थी। कब? जब इसने इस व्यवस्था को संचार व्यवस्था बोला। इसने कहा कि एक जगह पे खड़े हो जाओ, फिर एक चौकी और बनाई। अब एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, फिर एक चौकी बनाई, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो जाएगा, यहाँ का जो समाचार है वो यहाँ ट्रांसफर करेगा, यहाँ का जो समाचार है वो यहाँ ट्रांसफर करेगा, फिर एक और चौकी बनाई। इससे ऐसे इसने संचार व्यवस्था को भी लागू किया, है ना, जिससे इंफॉर्मेशन में क्या हुआ, एक अच्छी मदद मिली, है ना लोगों को। जैसे लोग जब टच में रहेंगे एक दूसरे के, तो लोग जो है वो कैसे फील करेंगे, कनेक्टेड फील करेंगे। सेम चीज थी, तो लोगों को साथ लाने में इसने मदद की। इसमें कई धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग भी शामिल थे, है ना।
दौलताबाद गए और वहीं जाके बस गए। कुछ लोग इनके साथ दौलताबाद गए थे जो कि वापस नहीं लौटे। जब ये 2 साल बाद इसने फिर से दिल्ली को शिफ्ट किया तो वो वापस नहीं लौटे, वो वहीं बस गए। ठीक है, अब देखो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को तुर्क अपने साथ उत्तर भारत लाए थे एवं इन्होंने दक्कन में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी सांस्कृतिक संपर्क में एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। देखो, जब एक जगह से दूसरी जगह पर लोग बसते हैं तो याद रखिए उनके साथ साथ उनकी संस्कृति भी बसती है, सिर्फ लोग नहीं बसते हैं, है ना। हो सकता है कि जैसे कुछ लोग साउथ के आके यहाँ पे रहने लगे नॉर्थ में, तो हो सकता है उनकी चीजें हम सीख जाएं और हमारी चीजें वो सीख जाएं, है ना। तो हमारी संस्कृति क्या हुई, यहाँ पे क्रॉस हुई, मतलब एक तरह से क्लैश हुई। क्लैश का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि नहीं लड़ रहे हैं, हम आपका नहीं मनाएंगे, आप हमारा फेस्टिवल नहीं मनाओगे। हमने यहाँ पे क्या किया, मिक्स तरीके से चीजें की, तो हमने कुछ उनका अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने कुछ हमारी चीजें अडॉप्ट कर ली, है ना। तो संस्कृति जो है वो एक दूसरे से होती रहती है, मिक्स, मैशअप कह सकते हैं, मिक्स, है ना। अब देखो यहाँ पे ऐतिहासिक उदाहरण जो है एमबीटी के प्रयोग का, वो सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो यही माना गया है। तांबे और पीतल के सिक्के को इन्होंने वैल्यू दी, है ना। सोने और चांदी को क्या कर दिया, स्टोर करके रखा, और इन्होंने बोला जो सोने चांदी की वैल्यू है वही पीतल और तांबे की वैल्यू है। ठीक है, असफलता का कारण क्या रहा भाई, लोगों ने सिक्कों पर भरोसा ही नहीं किया। सफलता का कारण यही था कि लोगों ने उस पर भरोसा ही नहीं किया कि भाई ये जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। उन्होंने सोने चांदी को तो स्टोर करना शुरू कर दिया और करों के लिए क्या करना शुरू कर दिया, सस्ती धातु के सिक्के जो थे वो इस्तेमाल में लेना शुरू कर दिया, जिससे ये नीति विफल हो गई। अभी मैंने जस्ट यही क्वेश्चन पिछली स्लाइड में भी समझाया था आपको। अब देखो, पूछा जाता है कि ये जो व्यवस्था थी, ये जो टोकन मनी इसने जो सिस्टम लाया, ये इसने शुरू मतलब इसके दिमाग में आया कहां से, सबसे पहली बार किसने शुरू किया था। तो इसका आंसर मिलता है भाई, इसका आंसर ये है कि एमबीटी ने चीन के शासक से, क्या नाम था चीन के शासक का, कुबलई खान, कुबलई खान, सॉरी कुबलई खान, चीन के शासक का नाम था कुबलई खान, और फारस के शासक गजन खान। फारस के शासक का क्या नाम था, गजन खान। उनसे प्रेरित होकर अपनी सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की। इन शासकों ने भी अपने राज्यों में सांस्कृतिक मुद्रा प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल तांबे के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के टंका, है ना, के बराबर होता था। अब देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछता है कि भाई सफल क्यों, इसके विफल क्यों, इसका रीजन क्या था। तो आप बता सकते हो कि लोगों ने इस पर भरोसा नहीं किया, अपनी सोने चांदी की मुद्रा जो थी वो बचा के रखी। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भाई दोनों सिक्कों का मूल्य कैसे बराबर हो सकता है। अभी मैंने समझाया कि आपकी खुद की भी तो कोई वैल्यू है। दो इंसान अगर पास में खड़े हैं तो सिर्फ इंसान होने से ही तो फर्क नहीं पड़ता ना, आपकी खुद की वैल्यू भी है कि आप क्या हो और सामने वाला क्या है। तो खुद की वैल्यू भी मैटर करती है, जैसे सोने चांदी की वैल्यू मैटर कर रही थी और तांबा और पीतल की वैल्यू यहाँ पे मैटर कर रही थी। आगे की क्या कह रहे हैं, देखो अगर हम टोकन मुद्रा की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे टोकन मुद्रा को एमबीटी ने ही भाई यहाँ पे चीजों को शुरू किया, ये कह सकते हैं, है ना। लेकिन टोकन मुद्रा जो थी वो बर्नी जो थे हमारे, बर्नी एक हमारे इतिहासकार है ना। तो बर्नी के अनुसार सुल्तान ने टोकन मुद्रा की शुरुआत की क्योंकि सुल्तान की विजय अभियानों के साथ साथ उसकी असीम उदारता के कारण खजाना खाली हो रहा था। भाई देखो अभी हमने बताया कि जब गरीबों की मदद करोगे, आपने एक विभाग अलग से खुलवा दिया कि भाई दान वान देंगे हम लोग, है ना, और मतलब जिसको जो चीज की जरूरत है वो करेंगे, तो फिर क्या होगा कि करेंसी कहीं ना कहीं जो हमारा जो खजाना है, जो हमारी ट्रेजरी है, वो होगी ना खाली, है ना, खजाना खाली होगा। और जब खजाना खाली होगा तो फिर अब हम क्या सोचेंगे, अब हम दूसरे तरीकों के बारे में सोचेंगे कि भाई कहाँ से पैसा बच सकता है कि जो हम बचा लें। और जब पैसा हम बचाने की सोचेंगे तो हम चार जगह दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, है ना। हम सोचेंगे भाई लोगों पे टैक्स बढ़ा दें, वहां से भी पैसा आ जाए, और जो पैसा है उसको भी हम दूसरे तरीके से स्टोर करने की कोशिश करेंगे, रनिंग में ना चले पैसा, है ना। तो यहाँ पे जो बर्नी जी है उन्होंने ये इसको उदारता का एक रीजन दिया है कि आप उदार होने की वजह से यहाँ पे खजाना आपका खाली हो गया। 14वीं शताब्दी में विश्व में चांदी की कमी हो गई, है ना, और भारत को संकट का सामना करना पड़ा। अब खुद ही सोचो, जैसे कोरोना का टाइम आया, जब कोविड का टाइम आया, तो लोगों ने जो नेसेसरी की चीजें थी, नेसेसिटी थी, वो क्या करना शुरू कर दिया, प्याज, आलू, सब्जी और भी बाकी चीजें, चीनी, चावल,
स्टोर करना शुरू कर दिए, है ना। क्यों? क्योंकि हम जब बाद में निकालेंगे तो महंगे बिकेंगे और हमें ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब स्टोर की तो मार्केट में देखो रनिंग में चीजें रहती है तो मार्केट अच्छा हरा भरा रहता है, लेकिन जब चीजें स्टोर करने लग जाते हैं, काला बाजारी होने लगती है, तो मार्केट में चीजों की कमी हो जाती है ना। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही थी। तो जब लोग जो थे वो सोने चांदी को रोक के रखे थे सिक्कों को, और बाकी उसे सबसे अपना काम चला रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू उसके इक्वल ही थी। जितना सोने चांदी से चीजें आएंगी उतने ही तांबा पीतल से चीजें आ रही हैं। तो फिर क्यों ना तांबा पीतल कोई चला जाए, क्योंकि लोग तो होशियार थे कि सोने चांदी की वैल्यू है ना। तो वैसी सेम चीजें यहाँ पे हो रही थी। जब सुल्तान ने इसको चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के को जारी किया, है ना, तो चीजें जो थी वो संकट से उबरने के लिए की। क्योंकि भारत में जब ऐसी चीजें हो रही कि लोग रोक के रख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसका दूसरा उपाय निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सुल्तान ने वो उपाय निकाला कि काम करते हैं, इसकी समान वैल्यू कर देते हैं, तो हो सकता है चीजें और भी अच्छी आए, पर हुई नहीं चीजें अच्छी, है ना। अब देखो टोकन मुद्रा का जो कंसेप्ट है वो अगर हम आज की डेट में बात करते हैं, आज की डेट को लेकर बात करते हैं, करंट आधुनिक संदर्भ में बात करते हैं, तो जो टोकन शब्द का है उसको हम लोग यूज करते हैं डिजिटल रूप में, है ना। जैसे हमने बोला डिजिटल मनी, तो हम लोग टोकन मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे हिंदी में, और क्या कहेंगे, क्रिप्टो करेंसी, है ना। एक वर्ड आता है क्रिप्टो करेंसी, यानी डिजिटल मनी। हमने एक जगह पे अपना एक सिस्टम में अपना एक पैसा रखा है कि मेरे पास इतना इतना पैसा है, लेकिन वो पैसा नोट की या सिक्कों के फॉर्म में नहीं है, वो किस फॉर्म में है, वो डिजिटल फॉर्म में है, और उसका एक नाम दिया क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। तो आज की डेट में जो हमारा टोकन है वो हमारा इस शब्द से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ यहाँ पे, ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने इस काल में टोकन मुद्रा में हमने क्या पढ़ा है, हमने सोने चांदी की करेंसी पढ़ी है। टोकन मुद्रा में हमने क्या पढ़ा, हमने सोने चांदी की करेंसी पढ़ी। तो अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें, ये जो है वो हम इतिहास ही तो पढ़ रहे हैं, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अगर हम अपने राजाओं का, अपने सुल्तान का इतिहास देखते हैं पुराना, तो क्या मिलता है वहां पे मिलता है कि टोकन मुद्रा का अर्थ सरकार द्वारा जारी की गई कम लागत वाली धातु या कागज के नोट से है, जिसका मूल्य उस पर अंकित मूल्य के बराबर माना जाता है। जैसे कि ये नोट है, इस पर मैंने 2000 लिखा, तो ये बेशक कागज का नोट है, लेकिन जब इस पर मैंने ये चीज मेंशन कर दी तो ये 2000 इसकी वैल्यू मानी जाएगी, यानी सांकेतिक मुद्रा है ये, है ना। अंकित मूल्य के बराबर इसका मूल्य होगा। तो यहाँ पर ये टोकन करेंसी है कि मूल्य तो इसका हमने कितना है, 2000 रुपए रखा, लेकिन है ये कागज का, इसका खुद का अपना कोई वैल्यू नहीं है। अब सेम चीज अगर हम सोने का सिक्का ले ले और उस पर 100 रुपए भी लिख दें, तो भाई 100 रुपए इसकी वैल्यू तो है, 100 रुपए का ही सामान देगा सामने वाला आपको, लेकिन इस मुद्रा की खुद की कोई वैल्यू भी है, जो कि इस कागज की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू इस पर अंकित मूल्य डिसाइड करता है। समझ गए? तो इस तरीके से हमारी ये टोकन मुद्रा या टोकन करेंसी। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें चांदी के सिक्के को टंका, है ना, जीतल, सोन तांबे का सिक्का जो था वो जीतल चलाया गया, चांदी का सिक्का जो था वो टंका, और उसको सोन तांबे के सिक्के को क्या कहा गया, जीतल कहा गया, है ना। और इसे टंका के समतुल्य ही स्वीकार किया जाएगा, ये ऐसी घोषणा की हमारे सुल्तान ने। अब देखो इसे स्वीकार कर पाना व्यापारियों और आम लोगों के लिए कठिन था। कह रहे हैं भारत में टोकन मुद्रा का विचार लाना तो इजी था, क्योंकि विचार तो भाई कोई भी ला सकता है, लेकिन उस विचार पर इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इम्प्लीमेंट लोगों को करना है और लोग कर नहीं पा रहे इम्प्लीमेंट, तो ये व्यवस्था जो थी वो फेल हो गई। अब देखो राज्य में टकसालों द्वारा जारी किए गए सिक्कों की नकल रोकने के लिए उचित सावधानी बरती। सरकार लोगों को नए जाली सिक्के बनाने से नहीं रोक पा रही थी। अब देखो क्या हो रहा है कि जब ये पता लगे कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है, यानी सोने की वैल्यू और चांदी की वैल्यू और लोहे की वैल्यू बराबर है, ये कांसा पीतल कुछ भी ले लो, पीतल की वैल्यू बराबर है, तो लोगों को जो इजीली मिलेगा वो सस्ती वाली चीज इजीली मिलेगी। सोना तो इजीली मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो लोग खर्च नहीं करेंगे, भाई लोग भी तो होशियार हैं। तो जो इजी मिला, यानी जो सस्ती वाली मेटल उनको इजी मिली, उन्होंने उसके डुप्लीकेट सिक्के बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि वैल्यू तो सोने के सिक्के के बराबर ही है, क्या फर्क पड़ता है, बना लो डुप्लीकेट और चीजें ले लो, है ना। तो यहाँ पे जो सरकार थी वो उस चीज को रोक नहीं पाई, और जाली जो सिक्के थे वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उसमें आ गए मार्केट में, बाजारों में। ठीक है। अब बर्नी जो थे हमारे एक और इतिहासकार है, बर्नी कहते हैं कि लोगों ने अपने घरों में टोकन मुद्रा ढालना शुरू कर दिया। भाई देखो लोगों ने अपने घरों में ही शुरू कर दिया, है ना, कि भाई जाली नोट बनाओ, जाली मुद्रा बनाओ और सामान खरीदो, है ना।
अब यहाँ पे जो शाही खजाना था, है ना, उसने क्या किया, तांबे के सिक्कों को स्थानीय तौर पर बने जाली सिक्कों के बीच अंतर करने में विफल। अब देखो इतना फाइन वर्क किया, इतना फाइन वर्क किया लोगों ने कि जो असली वाले सिक्के थे और जो नकली वाले सिक्के थे उसमें डिफरेंस ही नहीं पता कर पा रहे थे। इतने फाइन वर्क के हमारे आर्टिस्ट हुआ करते थे उस टाइम पे। आज भी हैं कुछ लोग जाली नोट बनाते हैं, फाइन वर्क के आर्टिस्ट होते हैं। अंततः सुल्तान को टोकन मुद्रा वापस लेने के लिए विवश होना पड़ा। तो ये फाइनली उन्होंने ये कदम उठाया कि अब नहीं, अब हम क्या करेंगे, इस टोकन मुद्रा का कंसेप्ट खत्म करेंगे, क्योंकि ये हमारा फॉलो नहीं कर पा रहे हम और ये हमारे लिए ठीक भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें थी वो खत्म हो गई। राज्य ने टकसाली सिक्कों की नकल रोकने के लिए उचित सावधानी, सेम ही चीज है ना। चलिए, तो ये हमारा खत्म होता है यहाँ पे लेक्चर। इसके बाद का पार्ट 2 करेंगे। थैंक यू।